ऐसी ही होती है। इनका समझ है रेलगाड़ी। अच्छा चलिए आ जाए, कोई नहीं, हम बात कर लेते हैं इनसे। जी, क्या कहता है क्वेश्चन में, हमने अभी तक जो पढ़ा है, हम प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर शुरू किया था, अगर आपको याद हो। कौन सा चैप्टर शुरू किया था? प्रोसेस कॉस्टिंग का। अच्छा जी, प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? हमने कहा था प्रोसेस कॉस्टिंग जो है, इस टॉपिक में आपने जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, आपने प्रोडक्शन कॉस्ट का टोटल और पर यूनिट निकालना है। आपने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है डिपार्टमेंट वाइज या प्रोसेस वाइज, और पर यूनिट कॉस्ट भी निकालनी है प्रोडक्ट की। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, पहले टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत आसान होती थी, अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में कुछ मसाइल आ जाएंगे। वो मसाइल क्या है? कुछ लॉस हो जाएगा, नॉर्मल लॉस, कुछ एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा, कुछ हमने कहा था इनकम्प्लीट प्रोडक्शन आ जाएगी। ठीक है, इनकम्प्लीट प्रोडक्शन, इस तरह के कुछ मसाइल होंगे जो पहले नहीं पाए जाते थे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का मकसद है कि आप प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें, प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, इसका ताल्लुक फैक्ट्री के साथ है, इसमें सेलिंग, मार्केटिंग और एडमिन कॉस्ट नहीं आएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हमने आपसे कहा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग के मुकाबले में एक है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ठीक है, और प्रोसेस में क्या फर्क है वो थ्योरी में हमने डिस्कस किया था। जिन इदारों में कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन हो ही जा रही है वो प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करेंगी, इनकी प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होती है, और तीसरा इनकी सेल प्राइस भी स्टैंडर्डाइज होती है, और भी बहुत सी चीजें। जॉब ऑर्डर और प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने इसकी कुछ कैटेगरीज पे बात की थी मेरा ख्याल है। हमने कहा था प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर हम 4 कैटेगरीज की शक्ल में सॉल्व करेंगे। कितनी कैटेगरीज है? 4 कैटेगरीज थी, और मेरा ख्याल है हमने पहली कैटेगरी स्टार्ट कर ली थी। तो 4 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी का क्या नाम था? मेरा ख्याल है पहली कैटेगरी का नाम था प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस। इसका हमने फॉर्मेट भी डिस्कस किया था शायद। जी, हमने कहा था लॉस 2 तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और दूसरा कौन सा होता है? नॉर्मल लॉस को एस्टिमेटेड लॉस भी कहते हैं, नॉर्मल लॉस को एक्सपेक्टेड लॉस भी कहते हैं। यही बता बातें की थी कि नहीं? अब नॉर्मल लॉस हमने कहा था, नॉर्मल लॉस से ज्यादा इजाफी जितना लॉस होगा, एक्स्ट्रा लॉस को कहा जाएगा एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस क्या है? एक्स्ट्रा लॉस, एक्स्ट्रा लॉस या एक्सेस लॉस। अगर आपका लॉस कम हो जाए नॉर्मल लॉस से एक्चुअली, तो मैंने कहा था उसको क्या कहते हैं? नहीं, एबनॉर्मल गेन कहा था। अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल गेन। तो हमने ये फॉर्मेट सा किया था प्रीवियस लेक्चर में, जब भी हमने ये टॉपिक पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो हमने ये 4 कैटेगरीज कहा था, और प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस में हमने ये नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का डिफरेंस बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था। अब आपको अगर ये बातें याद रहेंगी तो आप आसानी में रहेंगे, अगर आपको ये बातें याद ना रहीं तो मुश्किल में आ जाएंगे। पहली बात क्या थी कि नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस एक्स्ट्रा नेग्लिजेंस की वजह से लॉस है। नॉर्मल लॉस को सेपरेट एक्सपेंस के तौर पर आपने शो नहीं करना, एबनॉर्मल लॉस को शो करना है। नॉर्मल लॉस की वजह से आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी, एबनॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट नहीं बढ़ेगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी। उसके बाद अब नॉर्मल लॉस का स्क्रैप और नॉर्मल लॉस के स्क्रैप का ट्रीटमेंट बताया था, ये 4 डिफरेंसेस बताए थे आपको। उसके बाद ये हमने एक फॉर्मेट सा किया था, अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा था वो आपको क्या करेगा,
प्रोसेस 1 अकाउंट देगा तो डेबिट साइड आपने कॉपी पेस्ट करनी है। लेबर और एफओएच को क्या कहते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। तो डेबिट साइड का सारा डाटा कॉपी करेंगे, क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स लिखेंगे और उसको स्क्रैप वैल्यू पे लिखेंगे। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये स्क्रैप पे क्यों लिखना था। उसके बाद एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स होंगे लेकिन ये फिगर नहीं होगी। इसी तरह एबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर हो गए, इसके यूनिट्स आ जाएंगे लेकिन इसकी ये कॉस्ट नहीं होगी। तो हमने ये कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला सा पढ़ा था, यही था ना फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट। तो ये इसी तरह प्रोसेस 1 के बाद प्रोसेस 2 का फॉर्मेट पढ़ा था। मैंने कहा था स्क्रैप वैल्यू को डिस्पोजल प्राइस भी कहते हैं या नेट रिलाइजेबल वैल्यू भी कहते हैं। बाकी ये प्रोसेस 2 अकाउंट बिल्कुल वैसे ही था। और मैंने मिसाल के तौर पे प्रोसेस 2 में मैंने एबनॉर्मल गेन क्रिएट किया था। क्रेडिट साइड बड़ी हो तो डेबिट साइड पे फर्क है तो एबनॉर्मल गेन है, डेबिट साइड बड़ी हो क्रेडिट साइड पे फर्क हो तो हमने कहा था एबनॉर्मल लॉस है। ये सारा कुछ पढ़ा था। उसके बाद ये मैंने आपको एक नोट सा लिखवाया था, अगर आपको याद हो कि पेपर का क्वेश्चन पढ़ के भी आपको पता चल सकता है कि क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस आना है कि एबनॉर्मल गेन। अगर क्वेश्चन में एक्चुअल लॉस दिया हो, क्या दिया हो, और वो एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से ज्यादा हो तो एबनॉर्मल लॉस आएगा, और अगर एक्चुअल लॉस एस्टिमेटेड लॉस से कम हो जाए तो वो क्या आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन को रीड करके भी पता चल सकता है आपको, लेकिन हर दफा शायद ना पता चले। ये तभी पता चल सकता है जब क्वेश्चन में एक्चुअल लॉस गिवन हो। क्या गिवन हो? अगर एक्चुअल लॉस गिवन नहीं है तो ये रूल आप क्वेश्चन को रीड करके वेरीफाई नहीं कर सकते। हमने आज प्रैक्टिस करनी थी ये कैटेगरी 1 की। टेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम है वो कल करेंगे, क्योंकि एक आधा बच्चा कहता है मैंने टेस्ट देना है अभी, यानी कोई क्लैश था। ठीक है, कल टेस्ट की डिस्कशन कर लेंगे जहां जो मसाइल हैं। अच्छा, तो आज हमने करनी है प्रोसेस कॉस्टिंग की प्रैक्टिस, कैटेगरी 1 की प्रैक्टिस कर रही है। प्रोसेस कॉस्टिंग में कैटेगरी 1 की प्रैक्टिस करनी है। नोट्स ले लीजिएगा फोटोकॉपियर से। अच्छा जी, देखिए जरा डेटा देखिए, ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये आई कैप के पास पेपर का ही क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन शायद ही आपको अब दोबारा आए। वो कहता है कैलकुलेट, किस चीज को कैलकुलेट करना है? अब नॉर्मल लॉस की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, पूरा प्रोसेस काउंट नहीं बनाना। अब नॉर्मल लॉस की अमाउंट कैलकुलेट करनी है और एक यूनिट की कॉस्ट, पर यूनिट की कॉस्ट। डाटा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फ्रॉम द प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स ऑफ मिया इंडस्ट्रीज। कंपनी का नाम है मिया इंडस्ट्रीज, और किस मंथ का डाटा दिया हुआ है आपको? अगस्त 2013। कंपनी यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग टू वैल्यू इट्स आउटपुट। जी, कंपनी प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करती है। इनपुट मटेरियल, जी कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की है? इनपुट कहते हैं प्रोडक्शन स्टार्ट की है, तो 5000 यूनिट्स पे मटेरियल लगाया है और मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 49 रुपीज। अगर आप प्रोसेस अकाउंट बनाए तो ये प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? कन्वर्जन कॉस्ट, ये कहाँ जाएगी?
कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर डायरेक्ट लेबर भी है और प्लस आपको अब अलहदा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लेबर एफओच इकट्ठा ही दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस कहता है 10% है और ये यूनिट आपके स्क्रैप हो जाएंगे कितने रुपए पर, 19 रुपए पर। तो नॉर्मल लॉस कितना निकलता है, अगर 5000 यूनिट्स की इनपुट हो उसका 10% करें तो नॉर्मल लॉस आता है 500 यूनिट्स और एक यूनिट की स्क्रैप वैल्यू कितनी है 19। एक्चुअल लॉस कितना है, एक्चुअल लॉस कितना है। अब सवाल पैदा होता है कि इस केस में एबनॉर्मल लॉस आएगा कि एबनॉर्मल गेन। एक्चुअल लॉस 650 है, नॉर्मल लॉस 500 यूनिट का हमने निकाला है। जी हमने रूल डिस्कस किया है कि अगर एक्चुअल लॉस, ये लिखा था यहाँ पे कहीं पे था पता नहीं, हाँ ये लिखा हुआ, अगर एक्चुअल लॉस दिया हो और वो नॉर्मल लॉस एस्टिमेटेड से क्या हो ज्यादा हो, ये रूल हमने अभी पढ़ा है। तो ये देखिए देयर इसमें क्या था, एक्चुअल लॉस है 650 यूनिट, इसमें से नॉर्मल लॉस अगर 500 यूनिट है तो बाकी ऊपर वाले 150 यूनिट्स विल बी ट्रीटेड एज एबनॉर्मल लॉस। क्या ये बात याद रह जाएगी। एक्चुअल लॉस 650 का है जिसमें नॉर्मल कितना है 500, तो एबनॉर्मल कितना है 150 यूनिट्स का। अब इसमें क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस हो डायरेक्ट पता चल रहा है कितने यूनिट्स का है। कहता है कोई ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, इंस्पेक्शन एंड पे परफॉर्म होती है, ठीक है। अभी फिलहाल आपको इस इंस्पेक्शन वाली लाइन का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन आगे जाके ये इंस्पेक्शन वाली लाइन बड़ी केयरफुली यूज होनी है क्योंकि सवाल में ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ना क्लोजिंग, बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो आपने निकालना क्या है, सबसे पहले आपने निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकालनी है, कोई प्रोसेस अकाउंट नहीं बनाना, करें जरा कैलकुलेटर पे निकालें कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो ये था, क्या फॉर्मूला था कॉस्ट पर यूनिट का, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट जो प्रोसेस की डेबिट साइड पर होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स। करें जी कैलकुलेटर पे जरा आप, माइनस नीचे ऊपर स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस लेस करेंगे और नीचे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स लेस करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन में मांगा हुआ है कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, तो अब आपको कोई प्रोसेस अकाउंट पूरा नहीं मांगा हुआ, उसने क्या कॉस्ट पर यूनिट बताए। जी जनाब बताएं कितना आता है, टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट में क्या क्या आएगा, मटेरियल की कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट। तो कोई बता सकता है मटेरियल कितना आएगा, 49 रुपीज पर यूनिट इनटू 5000 यूनिट्स, ये मटेरियल आ जाएगा जो भी आता है, प्लस कन्वर्जन कितनी आ जाएगी, माइनस, हाँ जी स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस कितना आएगा, स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस मेरा ख्याल है स्क्रैप कितना था 19 रुपए पर यूनिट और 500 यूनिट्स थे, जो भी आता है वो बाद में लिखते हैं, अभी मैं ब्रैकेट्स लिखता हूँ। इनपुट यूनिट्स थे 5000, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स थे, ना एक्चुअल लॉस का इम्पैक्ट इधर आता है ना एबनॉर्मल लॉस का, सिर्फ नॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट कॉस्ट पर यूनिट पे आएगा। अब ये जो ऊपर वाली सारी ब्रैकेट है, इसको पहली वाली ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करें तो ये टोटल कॉस्ट कितनी आती है 275,000, 9500, 4500 यूनिट्स। जी निकाले जरा कॉस्ट पर यूनिट, डिवाइड करके मुझे बताएं कॉस्ट पर यूनिट क्या आती थी, एग्जैक्ट 59 पर यूनिट। ये आपने एक रिक्वायरमेंट कर ली। अब अगर आप पूरे सवाल का फॉर्मेट देखें ना, तो ये अगर आपको मैं पूरे सवाल का फॉर्मेट बताऊं, मैंने आपसे कहा था आपके पास एक पेज पे लिखा होना चाहिए। जी लिखा है, किसी ने लिखा है वो सफा प्रिंटर वाला,
ये लिखा है। तो उस सफ़े को अगर आप ओपन करें तो ये देखें, ये फॉर्मेट तो बड़ा लंबा चौड़ा था। हमने पता है क्या किया है, ये जो डेबिट साइड पे टोटल होना था वो हमने लिख दिया, वो हमने क्या प्रोसेस नहीं बनाया। क्रेडिट साइड पे जो नॉर्मल लॉस आना था वो भी हमने समझ लो प्रोसेस में लिखा हुआ है। हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाया। अब आपने ये नॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकाल के दिखानी है। उसका फॉर्मूला देखें क्या लिखा हुआ था जी। हाँ जी, चले जरा। तो अब मुझे एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकाल के दिखानी है, तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैसे आएगी जी। जी, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैसे आएगी? सबसे पहले देखें, एबनॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स थे, हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स कैसे मैंने देखे। एक्चुअल लॉस जो था वो 650 यूनिट्स का था। उसमें से नॉर्मल लॉस के यूनिट अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास एबनॉर्मल लॉस के कितने यूनिट बनते हैं? 150। अब एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी आएगी? कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस 59 इंटू 150 यूनिट्स, कितना आता है? 8850। ये प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे इसने चले जाना है। यानी अगर आप प्रोसेस अकाउंट बना रहे होते तो प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे यहाँ पर 150 यूनिट आ रहे होते, और ये कॉस्ट कितनी आती? 8850। अगर आप सिर्फ इतना जवाब निकाल आते हैं तो ये जवाब नामुकम्मल है। ये जवाब आपका क्या है? क्योंकि क्वेश्चन में जो लॉस वाले यूनिट है ना, उनकी स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है? नॉर्मल लॉस वाले यूनिट की भी यही होती है, अब नॉर्मल लॉस। अब मसला ये है कि अगर मैं यहाँ तक ट्रीटमेंट करता हूँ तो मैंने इग्नोर कर दिया कि अब नॉर्मल लॉस वाले यूनिट का स्क्रैप है, जो कि गलत बात है। अब नॉर्मल लॉस वाले यूनिट का भी स्क्रैप होता है, जो पीएलएस में फिर फिगर जाती है ना, फिर वो पूरी ये नहीं जाती। क्या आपको मैंने बताया था कि अब नॉर्मल लॉस के स्क्रैप ने कहाँ जाना है? बताया होगा। एक मिनट में देख लेता हूँ, मैंने बताया था जो हम लिख रहे थे फॉर्मेट। अब नॉर्मल लॉस के स्क्रैप का क्या करना है? क्योंकि आप जाके रूल मेरा ख्याल है पढ़ते नहीं, ये याद नहीं है आपको। मुझे तो याद है, मैं बार बार आपको बताता रहूंगा, यहाँ लाऊंगा पिछले लेक्चर पे। क्या कहता है? कहता है स्क्रैप ऑफ अब नॉर्मल लॉस विल बी डिडक्टेड इन। ये देखिए, ये मैंने अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट लिखी हुई थी 1000 रुपए, माइनस स्क्रैप किया, तो असल में जो पीएलएस में एक्सपेंस बनेगा वो कितने से बनेगा? तो यही ट्रीटमेंट अब आपने करना है। हमारा जो अब नॉर्मल लॉस था, असल में उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 8850 रुपए। असल में जो आपके एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट थी 88। लेकिन आप इस पूरे को एक्सपेंस नहीं बना सकते। असूल होता है, अगर आपके लॉस में से कुछ भी रिकवर हो जाए तो स्क्रैप का मतलब होता है इतना लॉस आपका रिकवर हो जाएगा। 19 रुपए इंटू 150 यूनिट का कितना? तो ये जो बाकी बचेगा ना, ये पीएलएस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखा जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस या चार्ज एज एन एक्सपेंस। हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस चार्ज इन पीएलएस। जितना एक्सपेंस बनेगा ना वो ये टोटल नहीं बनेगा, मेरा ख्याल है पता नहीं कितना, 6000। ये आपका जवाब है। मतलब आप अगर इतना जवाब लिखते हैं तो आधा जवाब है। प्रोसेस अकाउंट में यही जाना है, लेकिन पीएलएस में लिखते हुए पूरा नहीं जाना, स्क्रैप लेस करके जाते हैं। किसी ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी अबनॉर्मल लॉस की कोई एंट्री पढ़ी है? कभी भी किसी ने कोई एंट्री अकाउंटिंग वाली, यहाँ पे वो शायद ना हो, लेकिन अकाउंटिंग में एंट्री पढ़ी हो कभी भी कोई अकाउंटिंग में? नॉर्मल लॉस की एंट्री पढ़ी है कभी? किसमें, कौन सी अकाउंट में पढ़ी है? वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, के FR1 में, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में क्या पढ़ी थी एंट्री वहां? अच्छा, पढ़ी थी कि नहीं? डेबिट अब नॉर्मल लॉस और क्रेडिट इन्वेंट्री। अच्छा अच्छा अच्छा, बस यही पढ़ी थी। लेकिन आप तो सारे का सारा नॉर्मल लॉस पीएलएस को चार्ज करी जा रहे हैं। वहां पे ये नहीं बताया था टीचर ने कि लॉस पूरा भी रिकवर हो सकता है, लॉस थोड़ा भी रिकवर हो सकता है, लॉस कुछ भी ना रिकवर हो। R1 में ऐसे। चलो,
अगर लॉस पूरा रिकवर ना हो रहा हो तो फिर एंट्री वही होती है जो आपने बताई है, अब नॉर्मल लॉस टू इन्वेंट्री। यहाँ पर इन्वेंट्री की बजाय वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री पूरा लफ्ज है। एंट्री है नॉर्मल लॉस की भी, इधर हम एंट्री करेंगे लेकिन उसको एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे। तो स्क्रैप ना हो तो एंट्री नहीं होगी, स्क्रैप हो तो एंट्री इधर भी करेंगे जी। चलो, और नहीं ये बात समझ आइए मैंने क्या किया। हाँ भाई, बच्चों समझ आ गई है? अच्छा, क्लास का टाइम 7:15 है। कितने मिनट? तो आप कितने बजे आ रहे हैं? आप 25 मिनट लेट हैं। तो 5 मिनट लेट हो जाए तो बंदा लेट होता है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੰਜ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਪਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ टाइम पे आया करो है सारे। तुम भी शामिल हो इसमें, और जो लेट आए हैं सारे बच्चे बच्चियां। जिस दिन आपका निकाह होगा ना, उस दिन तो आप हीरो हैं। तब तो आप लेट आए तो ठीक है, अहमियत का अंदाजा कराता होता है ना हमने कि मैं लड़ा हैगा। तो अभी तो आप लड़े भी नहीं बने, इसीलिए टाइम पर आए हैं। मैं 7:05-10 पे इधर घुसा होता हूँ तो तुझी नवाब डैश डैश मेरे तो बाद आ रहे हो हैं। क्या कहते हैं? अब जो बातें हम कर चुके हैं, जितना डिस्कशन हम कर चुके हैं, वो आपके ऊपर से गुजर जाएगी या आपको पता नहीं क्या बातें की हैं। कल वाले पेपर की डिस्कशन कल होगी, क्योंकि ये बच्चा कहता है मैंने देना है अभी। अभी कल बताएंगे, कल करेंगे, लेकिन वो पहले 15 मिनट में होगी। तुम तो आती लेट हो। आज भी कर दी हुई है डिस्कशन वो थोड़ी सी, लेकिन वो प्रॉब्लम सवाल नहीं डिस्कस किए। तो इतना आसान सवाल नहीं आना आपको। असल सवाल की क्वेश्चन 2 पर आते हैं, प्रैक्टिस करेंगे जी। आजो भी जवानो, आपकी मेहरबानी इधर आ जाए और आप हाथ से हाथ निकाले, बगल में हाथ डाले हुए और बैठे ऐसे हैं जैसे मैंने ही पेपर देना है। चलो, सवाल करना है बेटा हमने। कॉपी आप ओपन करें और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन पर आ जाए, जरा देखें क्या कहता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। इसमें ये जो रिक्वायरमेंट है पास्ट जर्नल एंट्रीज, ये नहीं थी पहले। एग्जामिनर ने सिर्फ यही कहा था कि ये वाले सारे अकाउंट्स बना दो। मैंने उसमें एडिशन क्या की कि आपसे एंट्रीज भी करवानी है, तो मैं पहले अकाउंट्स बनवाऊंगा, बाद में अकाउंट को देख देख के हम क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे। ठीक है, ये जो एंट्रीज इस चैप्टर की हैं, जितना मर्जी चाहो फैला लो, एंट्रीज जितनी चाहो शॉर्ट कर लो। आपको पता है 2-3 एंट्रीज कंबाइन करके भी पास की जा सकती हैं, और आप चाहें तो एंट्रीज को फैला के जितना मर्जी कर लें। एज एन अकाउंटेंट यहाँ पे IFR में तो आप पाबंद होते हैं, यहाँ पर हम आजाद हैं। छोटी से छोटी है, मतलब 4 एंट्री को मिक्स करके एक एंट्री बना के भी कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेंगे। और वो चारों को फैला के भी कर सकते हैं। मेरी आदत है मैं फैला के ही करता हूँ, लेकिन वो बास बच्चे कहते हैं ये इतना टाइम जाया कर रहे हैं सर, इसको शॉर्ट करो। यहाँ पर हमारे पास आजादी है, ये कोई FR नहीं है कि आप स्टैंडर्ड के मुताबिक पाबंद है कि आपने ये 4 एंट्रीज करनी है। नहीं, बात नहीं समझ आ रही। हमारा आई कैप करता है सोल्यूशन में, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, बच्चे परेशान होते हैं ये क्या, पिछली दफा 3 एंट्रीज की थी, इस दफा एक की हुई है। वो असल में तीनों को मर्ज करके जो उसकी नेट इफेक्ट बनता है ना, उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेता है। तो फिलहाल ये एंट्रीज आप छोड़ देंगे, मैं करवाऊंगा एंट्रीज। ये सवाल कैटेगरी 1 के लिए बड़ा अच्छा है, रिवीजन के लिए भी अच्छा है। बाकी आपने फिर इसको बाकी फिर आपने अकाउंट्स वगैरह बनाने हैं, और एंट्रीज की बुनियाद पर ये दोनों अकाउंट बनेंगे। ये वाला अकाउंट का तो फॉर्मेट मैंने बता दिया, ये तो आपने रट्टा लगा लेना है फॉर्मेट, और इसको डाटा प्लग इन करना है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर आपके लिए तो सिवाय डाटा को तरतीब से लिखने के और कुछ नहीं है। और जो ये देख के मक्खी पे मक्खी नहीं मार सकता तो वो जन्नती है, या अल्लाह उन्हें चुक ले है, वो जन्नत में रखो, उसके बाद उसको सीए ना करने दो। अच्छा, वो कहता है टाटा कूल मैन्युफैक्चर अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एयर कंडीशनर्स विच पास थ्रू 3 प्रोसेसेस। ये दारा कितने प्रोसेस से गुजर के प्रोडक्ट बनाता है? 3। इसका मतलब है तीसरा प्रोसेस से जब चीज बनेगी तो वो स्टोर में जाएगी। उससे पहले वो स्टोर में नहीं गई, पहले प्रोसेस से चीज बन के जाएगी दूसरे में, दूसरे से बन के किस में जाएगी, और तीसरे प्रोसेस से वो बन के चली जाएगी स्टोर में। ठीक है भाईजान, टेस्ट आपने बनाया था? किसने बनाया था वो टेस्ट? अब्बास साहब ने बनाया था। अच्छा चलो, कहता है उसमें रिपीट किए हुए थे सवाल तो। अच्छा चलो, कहता है
Tata Cool manufacture a range of products including air conditioner which pass through 3 processes before the transfer to स्टोर में भेजने से पहले 3 प्रोसेस में गुजरती है प्रोडक्ट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ये डाटा आपको दिया है, प्रोसेस 1 का, 2 का और प्रोसेस 3 का। प्रोसेस 1 में बेसिक रॉ मटेरियल कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, 10,000 यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल पुट किया गया। 10,000 यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगाया गया जो कितना है 6,000 का। ये टोटल का कॉलम तो यूजलेस है, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा फिलहाल, मेनली मुझे ये प्रोसेस वाइज कॉलम चाहिए। तो ये चीज प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, ऐसे ही है। जाग रहे हो, सो रहे हो? ये प्रोसेस की डेबिट साइड पे आएगी, क्रेडिट साइड पे? इनपुट है, डेबिट साइड पे आनी। जो कॉस्ट का डाटा क्वेश्चन में दिया होगा वो सारा डेबिट साइड पे छापना है। तो मटेरियल लिखेंगे, यूनिट्स वाले कॉलम में यूनिट्स लिख देंगे और कॉस्ट लिख देंगे। ये फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं आपको, अगर याद ना हो तो। ये जो मैंने कल परसों बनवाया था ये वाला। तो मटेरियल प्रोसेस की किस साइड पर आएगा, डेबिट साइड पर। अब मैं गलत बोलूंगा बीच में, जरा अलर्ट रहना। एडिशनल मटेरियल है 8500 का, 9500, ये सारा इधर तो कुछ नहीं है ये। तो ये प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कहते हैं। प्रोसेस की डेबिट साइड पे आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ दिए हुए हैं, ठीक है, जो एफओएच में ना लिखना चाहे हम उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंस लिख सकते हैं, ये भी प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जरा अपने नोट्स में देख लीजिएगा, ये रकमें यही है 1200, 930 और 1340, ये होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो इनको रेक्टिफाई कर लें। 1200, 930, 1340। नोट्स में मिस प्रिंटिंग थी, नोट्स में क्या थी, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग थी, ये करेक्ट कर ले। प्रोडक्शन ओवरहेड्स एफओएच को कहते हैं। किसको कहते हैं? टू बी एलोकेटेड। एलोकेटेड एब्जॉर्ब का मतलब तकसीम करना है। टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी उसने क्या दिया है, टोटल एफओएच आपको 16,500 दिए हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस वाइज है ये या डिपार्टमेंट वाइज नहीं बताया। अब ये जिसको तकसीम करना नहीं आता उसको एफओएच का चैप्टर नहीं आता, ठीक है। जिसको ये तकसीम करना नहीं आता उसको एफओएच का चैप्टर नहीं आता। आपने एफओएच में इतनी बड़ी शीट डिस्ट्रीब्यूशन सीखी, पता नहीं क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा, एबीसी में भी डिस्ट्रीब्यूशन सीखी। तो जिसको ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रही इसमें उसका गलत हो सकता है। जी बताएं जिधर से बेटा, आपने बतानी है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर आपको आती हो। जी आप शीट में जैसे करते थे, कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूशन एक ही तरीके से होगी। जी क्यों, उसको क्यों डिवाइड करेंगे 20? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बता रही है बच्ची, बिल्कुल ठीक बता रही है। वो कहती हैं कि आपने कहा था कि जो खर्चा, टोटल खर्चा है ना, उसको तकसीम करने के लिए जो बेस है, क्योंकि बेस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल बेस मल्टीप्लाइड बाय डिपार्टमेंट वाइज बेस या प्रोडक्ट जो भी है। तो ये बिल्कुल सही बताया इन्होंने। तो ये हम क्या करेंगे, 16,500 डिवाइडेड बाय, अब ये असूल जिसको नहीं आता वो गलत करेगा, फिर अब डेफिनेटली वो फिर आप को गलत इस्तेमाल करेंगे। तो ये बिल्कुल सही बताया इस बच्ची ने। 16,500 को ऊपर रखेंगे एक्सपेंस, डिवाइडेड बाय टोटल बेस है 22,000, कैलकुलेटर से इसको मिटाएंगे नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 4,000 करेंगे पहली दफा, दूसरी दफा फिर मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी दफा फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12,000 है, हाँ 12,000 है। यानी 16,500 डिवाइडेड बाय 22,000 इज द कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाइड बाय चेंज होगा। तो मेरा ख्याल है ये डिवाइड, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट करके अमाउंट निकल आएगी 3,000। अच्छा, जिसके माइंड में ये प्रोसेस नहीं आया था, देखें हर चीज है जो हर वक्त आपके माइंड में क्लिक नहीं करेगी। अगर आपके जहन में ये नहीं ना आया कि ये ऐसे होनी चाहिए, तो आपका इस चैप्टर का कसूर नहीं है ये हमारा, फिर हमारा कौन सा चैप्टर कम है, एफओएच का। फिर आप ग्रिप करें, फिर आप सवालों को छोड़ें, आप कैलकुलेटर पे डिस्ट्रीब्यूशन सीखें कि हमने कैसे शीट पे डिस्ट्रीब्यूशन की थी। तो ये 3,000 था, 4500 था और 9,000। चलें जी आगे। ये प्रोसेस की डेबिट साइड पर आएंगी, कॉस्ट क्रेडिट साइड पे। तमाम जो गिवन कॉस्ट है क्वेश्चन की वो प्रोसेस अकाउंट की किस साइड पर आएंगी, डेबिट साइड पर। उसके बाद ये आउटपुट, आउटपुट का मतलब एक्चुअल आउटपुट है, हर प्रोसेस में कितने कितने यूनिट बने हैं, एक्चुअल आउटपुट मुराद है इससे।
जी पहले प्रोसेस में कितने यूनिट बने 9200। शुरू कितने किए थे प्रोडक्शन, वो ऊपर नजर आ रही है, ये देखो, यानी 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन शुरू की थी, जिसमें से 9,200 मुकम्मल होगी, बाकी कोई 800 यूनिट के कोई लॉस शॉस कुछ इस तरह का मसला होगा। चलो वो हम बाद में देखते हैं। वैसे नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस कितने परसेंट है, नॉर्मल लॉस कितने परसेंट है, 10% ऑफ इनपुट। तो 10,000 का 10% नॉर्मल लॉस है। उसके बाद दूसरे प्रोसेस में 8700 आउटपुट है, 7900 ये नॉर्मल लॉस के रेट है, और ये स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। ये जो स्क्रैप वैल्यू है ये नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स के लिए भी इस्तेमाल होगी, और यही किसके लिए होगी, लेकिन इसका एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप का प्रोसेस अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। कहता है ओपनिंग एंडिंग वर्किंग प्रोसेस कोई नहीं है। चले जी मेरे साथ साथ बनाते जाए, शाबाश। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोसेस वन अकाउंट कॉपी पेस्ट करें, जल्दी जल्दी प्रोसेस वन अकाउंट कॉपी पेस्ट करें मेरे साथ साथ। आप क्वेश्चन अपने पास रखें, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो इसकी पिक्चर ले लें, ताकि फिर आप क्वेश्चन जब कर रहे हो तो डाटा सामने हो, क्योंकि मैंने तो नीचे चले जाना है, वो आपके हाथ में ये डाटा मौजूद हो। शाबाश करें जी। जी डाटा फिलअप करना है हमने। चलें शाबाश। जी इकट्ठा लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, इकट्ठा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ले जी प्रोसेस वन अकाउंट बनाना है हमने। सबसे पहले सिंपल सा फॉर्मेट है जो हमने कॉपी करना है। प्रोसेस वन अकाउंट का वैसे पूरा नाम है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। तो अगर किसी ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर पढ़ा है तो वहां वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बनाते थे, तो ये वही है। प्रोसेस अकाउंट का पूरा नाम है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। जी यूनिट्स और रुपीस, यूनिट्स और रुपीस। जी बेटा डेटा कॉपी करें। सबसे पहले बेसिक रॉ मटेरियल, क्वेश्चन में बेसिक रॉ मटेरियल था, तो यूनिट्स कितने थे, 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की, और उसकी बेसिक रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो है 6,000। एडिशनल मटेरियल इन दोनों को इकट्ठा करके भी लिख सकते थे। एडिशनल मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 8,500। उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 4,000। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ये बताएगा, खुद ही बताएगा तो लिखेंगे, अदरवाइज हम नहीं, वैसे ये कोई डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते होते। 1,200। और प्रोडक्शन ओवरहेड्स एलोकेटेड या एब्जॉर्ब, तो वो आपने 16,500 को डिवाइड किया 22,000 पे, और इंटू 4,000 किया, तो ये आपके पास 3,000 रुपए के एफ आ गए मेरा ख्याल है। जी तो ये टोटल कर लें, और अंडरलाइन नहीं करना नीचे वाला, क्योंकि अब नॉर्मल गेन आ सकता है। इनपुट यूनिट्स है 10,000, टोटल करेंगे क्या आता है 22,700। डेबिट साइड पूरी एंटायरली कॉपी पेस्ट होगी। डेबिट साइड में कोई भी एक चीज आप अपनी अकल से नहीं लिख रहे। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले हम लिखते होते हैं नॉर्मल लॉस, और उसको स्क्रैप वैल्यू पे। स्क्रैप वैल्यू को एनआरवी भी कहते हैं, डिस्पोजल प्राइस भी कहते हैं। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स लिखें एट स्क्रैप वैल्यू, 10,000 यूनिट्स इनटू 10%, तो 1,000 यूनिट्स आ जाएंगे। और स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में जो नजर आ रही है वो है 0.2 रुपीज पर यूनिट, तो मेरा ख्याल है ये 200 रुपये आ जाएगा। इसके बाद हमने लिखनी होती है एक्चुअल आउटपुट, और वो कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से लिखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी उसके यूनिट लिख लें 90
200 यूनिट्स। अब आपने एबनॉर्मल लॉस या गेन की बैलेंसिंग फिगर निकालनी होती है। इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 10,200। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 10,200। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 10,000। जी, अब ये टैली करने के लिए आपको हमने कहा था यहाँ 200 यूनिट्स का क्या आ जाएगा। अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पे है तो वो एबनॉर्मल लॉस है, ये एबनॉर्मल गेन है। उस पर यूनिट के हिसाब से वैल्यू करेंगे। जी, दस हजार दो सौ 10,200। जी जनाब, अब कॉस्ट पर यूनिट निकालें और जो मैंने क्वेश्चन मार्क जहां जहां लगाए हैं वो कॉस्ट आप कैलकुलेट करें। एक्चुअली सवाल में जो लॉस था ना वो 800 यूनिट का आना चाहिए था। कितने का? हमने 1000 यूनिट का नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड किया, तो 200 यूनिट की रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। असल में 200 यूनिट को जो हम लॉस ट्रीट करें, एक्चुअली वो लॉस नहीं हुआ। तो वर्किंग वन लिखें जनाब कॉस्ट पर यूनिट की। हाँ जी, फॉर्मूला आपके हाथ में है। आपको मैंने कहा था फॉर्मूला लिख के लाइएगा पेज पे। जी, फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट। कितनी लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट? 22,700। और नीचे इनपुट यूनिट्स कितने लिखेंगे? 10,000। हाँ जी, नीचे से माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स और ऊपर से माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस का स्क्रैप जो कि 200 रुपए है। तो ये आ जाएगा 22,500 रुपए डिवाइडेड बाय 9,000 यूनिट्स। तो ये 2.5 रुपीज की कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। एक मुकम्मल यूनिट 2.5 रुपए का बन रहा है। एक मुकम्मल यूनिट की जो कॉस्ट है वो है 2.5। अब आपने सिर्फ डेटा उठा उठा के तरतीब से कॉपी करना है अगर प्रोसेस अकाउंट आ जाए तो। जी जनाब बताएं, इसमें अब आपका अकल का इस्तेमाल कम है, रट्टे का इस्तेमाल ज्यादा है कि आपने एक प्रोसीजर का रट्टा कॉपी पेस्ट करना है। जी, कितना आता है? 2.5 इनटू क्या है? 9200 यूनिट्स, 23,000। तो 23,200 इधर कैसे आएगी कॉस्ट पर यूनिट? मेरा ख्याल है वो आ जाएगा शायद 500 रुपये आ जाएगा। 200 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 2.5, मेरा ख्याल है 500 रुपये आ जाएगा। ये 500 रुपये कॉस्ट है, एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट है। 2.5 पर यूनिट इनटू 200 यूनिट्स। ले जी, ये प्रोसेस वन मुकम्मल हो चुका है। इसमें से सिर्फ एक ही फिगर आगे जानी है और वो कौन सी होगी? ये जो फिगर है ना ये वाली, ये अगले प्रोसेस टू में चली जानी है। बाकी सब कुछ प्रोसेस वन में ही रह जाना है। ये फिगर आगे जानी है। बनाए जी प्रोसेस टू का फॉर्मेट बनाए। शाबाश, वेट ना करें मेरा। प्रोसेस टू का फॉर्मेट बनाए। ये फिगर अगले प्रोसेस में चली जानी है और इसको हम एज अ रॉ मटेरियल ट्रीट करते हैं। जी जनाब, छापा लगाने वाले हजरात से रिक्वेस्ट के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो उनकी लर्निंग से है। चलो प्रोसेस टू अकाउंट बनाओ। शाबाश जवानो। प्रोसेस टू अकाउंट देख देख के ऊपर डाटा जो था वो उसको देख देख के हम प्रोसेस टू अकाउंट बनाएंगे। अब आप मुझसे पहले बना लें तो प्रोसेस टू अकाउंट।
टैली करना है मेरे साथ, तो सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई है, या आपस में भी आपने फ्रेंड्स ने टैली करना है, तो सबसे पहले क्या चीज टैली कि अपनी कॉस्ट पर यूनिट बताओ। अगर कॉस्ट पर यूनिट गलत है ना, तो आपकी क्रेडिट साइड सारी गलत होगी। ठीक है, जब भी आपने टैली करना है तो टैली कैसे करना है, कॉस्ट पर यूनिट। अगर कॉस्ट पर यूनिट सही नहीं है तो फिर आपने प्रोसेस की डेबिट और क्रेडिट में डाटा ही शायद कॉपी पेस्ट गलत किया। अगर कॉस्ट पर यूनिट सही है, फिर प्रोसेस की क्रेडिट साइड की एक एक आइटम टैली कर लें। जी, प्रोसेस टू की डेबिट साइड पे सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ये जो एक्चुअल आउटपुट है इसको लिखा जाएगा मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस वन। प्रोसेस टू इसको रॉ मटेरियल समझेगा, 9200 यूनिट्स है और कॉस्ट कितनी थी इसकी, 23,000। ये जो एक्चुअल आउटपुट है वो अगले के लिए मटेरियल रिसीव्ड है, मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस वन। ओ कटिंग ना किया करो, इतनी कटिंग तो हमने पिछले में भी कटिंग किया प्रोसेस में है बच्चे। तो मटेरियल रिसीव्ड के बाद और क्या डेटा है, मटेरियल एडिड कितना है या एडिशनल मटेरियल है, एडिशनल मटेरियल कितना है इसमें 90। अब डेटा कॉपी करें डेबिट साइड का 9500। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट कितनी है, प्रोसेस टू की डेबिट साइड पे डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट 6000। 6000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 930 रुपए के, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपने कैलकुलेटर से निकाले हैं, मेरा ख्याल है 4500, 4500। ले जी, टोटल करें 9200 की यूनिट्स हैं और टोटल कॉस्ट 43930। चेक करो, जो प्रोसेस टू कर चुके हैं वो प्रोसेस थ्री पर आ जाए। बैठना नहीं पा रही। जी जी, फिल करें क्रेडिट साइड। हाँ जी, क्रेडिट साइड पे हमने सबसे पहले लिखना होता है नॉर्मल लॉस। तो उसने क्वेश्चन में कितने परसेंट दिया था नॉर्मल लॉस, प्रोसेस टू में 5% है और स्क्रैप वैल्यू है 50 पैसे, 0.5 रुपीज। तो हम लिखेंगे नॉर्मल स्क्रैप वैल्यू, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स लिखेंगे 9200 यूनिट्स का 5%, मेरा ख्याल है 460, और स्क्रैप वैल्यू 50 पैसे है, वो चेक कर लो 230 रुपए। ये देखें, ये सही फिगर है कि गलत है। 9200 यूनिट्स का 5% करें इनपुट का, इनपुट ये जो 9200 यूनिट्स है, इसके बाद एक्चुअल आउटपुट आपने लिखनी है। एक्चुअल आउटपुट मेरा ख्याल है उसने जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो 8700 यूनिट्स थी। अब आपकी मेरा ख्याल है डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है। ये साइड पे मेरा ख्याल है 9160 का टोटल आ रहा है, शायद कैलकुलेटर पे अगर चेक किया जाए ना 9160 का। तो अब आपकी क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, तो वो बाकी जो डिफरेंस आ रहा है वो 40 यूनिट का है, 40 का है ना। तो ये 9200 यूनिट्स टैली करने के लिए 40 यूनिट्स का यहाँ पे लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस की बैलेंसिंग फिगर। 40 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस है जनाब। अब आपने क्रेडिट साइड को फिल जो करना है, उसके लिए कॉस्ट पर यूनिट चाहिए आपको।
कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट। तो आपने मेरा ख्याल है यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग की होगी। तो मैं पूरा फॉर्मूला तो नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ फिगर्स लिख रहा हूँ। फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस, इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट्स। तो ये 5 रुपए पर यूनिट आना चाहिए मेरा ख्याल है। चेक करो कैलकुलेटर पे, चेक करो 5 रुपए पर यूनिट आना चाहिए अगर हमने सही किया। ठीक है, 5 रुपए आता है, चेक कर लो जवानों। कई लोग बगैर कैलकुलेटर पे ही कहीं दे जा रहे हैं। यस सर, यस सर। और भाई चेक पे कर लो, ताड़ी मेहरबानी जी। 5 रुपीज पर यूनिट। पेपर मैंने नहीं देना, मेरा तो सवाल हमेशा सही होगा। ऐसे पप्पू सा सवाल होगा मेरा जवाब कि आप कहेंगे इससे खूबसूरत सवाल नहीं हो सकता, लेकिन वो आप नहीं करना है ना पेपर में। जी, इधर आएगा 5 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट है, इनटू एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं 40। तो ये आ जाएगा 200 रुपए, और ये आएगा 43500। चेक कर ले, 43500। 43500 जी बच्चों, कर लिया प्रोसेस 3, वो भी कर लिया। तक वैसे हो जाना चाहिए था अगर आप जाती बुनियादों पर सवाल हल कर रहे थे तो। जी जनाब, प्रोसेस 3 का फॉर्मेट बनाएं और डेटा प्लग इन करें। प्रोसेस 3 एक्चुअल आउटपुट और कॉस्ट है। प्रोसेस 3 को लिखेगा मटेरियल रिसीव्ड, मटेरियल रिसीव फ्रॉम प्रोसेस। तो कितना है जी? 8700 यूनिट्स, 43500, ऐसे ही है। और क्या क्या आएगा? एडिशनल मटेरियल कितना था? एडिशनल मटेरियल कॉपी पेस्ट करेंगे ऊपर से देखकर। एडिशनल मटेरियल है बेटा 23,500, 23,500। और चेक कर लेना। अच्छा 5500, सॉरी मैं टोटल लिखी जा रहा हूँ, गलत है। एडिशनल मटेरियल है 5500। डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास है 12,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1340। और प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपने जो एब्जॉर्ब किए थे या एलोकेट किए थे वो थे 9,000। चेक कर लें डाटा 5500, 12,000, 1340, 9,000। एक्चुअल आउटपुट लिखेंगे, नॉर्मल लॉस लिखेंगे। अच्छा जी, इसका टोटल करते हैं।
चेक करें। जी जनाबो, हाँ भी जनाबो, नॉर्मल लॉस कितना आता है 870 का, स्क्रैप 1 रुपया पर यूनिट। बताएं जी एक्चुअल आउटपुट कितनी थी, मेरा ख्याल है उसमें 7900। तो ये टोटल करेंगे तो मेरा ख्याल है ये तो ज्यादा नहीं निकलेगा, ये तो टोटल आता है 8770। तो ये तो फिर डिफरेंस जो आ रहा है वो इस साइड पर आ रहा है, 70 यूनिट्स का क्या आ रहा है, एबनॉर्मल गेन। 70 यूनिट्स का क्या आ रहा है, एबनॉर्मल गेन मेरा ख्याल है। और ठीक है, कोई बात नहीं, कहते हैं उस्ताद तो आप पे ही लगा रहा है जी। चलो भाई चलो, अब आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया है, मैं वर्किंग नहीं कर रहा, बस मुझे ये बता दो कि कॉस्ट पर यूनिट का जवाब कितना है। 9 रुपीज 9 आता है, कैसे आएगा 9, बताएं भाई जवान, 9 कैसे आएगा, कितनी फिगर बोले बस। 71340 माइनस 870, शाबाश, 8700 माइनस 870, जी बिल्कुल। तो कॉस्ट पर यूनिट आती है 9 रुपए, तो 9 रुपए के हिसाब से वैल्यू करें जी, 9 रुपए पर यूनिट इंटू 70, 900 यूनिट्स जी। और इधर 630 ऐसे ही है। चलो टोटल करो 7, 71,970, ठीक है। हाँ भी जवानो, हाँ जी हो गया बच्चे, हाँ भी जवान, चलो सारे जवानों का हो गया, सबने कर लिया प्रोसेस 3। अब इसने कौन सा अकाउंट बनाना है, एबनॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल गेन का। तो एबनॉर्मल लॉस का जो टी अकाउंट है वो बनाएंगे पहले, आ जाए एबनॉर्मल लॉस का टी अकाउंट और एबनॉर्मल गेन का। वैसे तो ये एंट्री से बनता होता है, हाँ जी, बहुत लेंथी नहीं होता ये। एबनॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल गेन का टी अकाउंट। हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल गेन का टी अकाउंट। देखें जी, सुन लें पहले, आप ये देखें कि एबनॉर्मल लॉस किस किस प्रोसेस में था। प्रोसेस 1 में तो एबनॉर्मल गेन था, छोड़ो अभी फिलहाल, एबनॉर्मल लॉस देखना जी। बताएं जी, प्रोसेस 2 में क्या था जिसकी कॉस्ट कितनी है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम इसको लिखने लगेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, तो 200 से नहीं जाना, इसमें से स्क्रैप ने नेट ऑफ होना है, ठीक है। अच्छा, अब चलो तीसरे में मेरा ख्याल है नॉर्मल लॉस है गेन है, गेन है। इसको देख के अगर आप टी अकाउंट को देख के एंट्री पास करें तो प्रोसेस 2 की क्रेडिट साइड पे 200 रुपए का नॉर्मल लॉस आ रहा है। एक्चुअली ये नॉर्मल लॉस नहीं आ रहा, एक्चुअली ये वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, या प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और अगेंस्ट अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। अकाउंट को देख के अगर आप एंट्री बनाएं तो वो क्या बनेगी, लेजर अकाउंट को देख के एंट्री बनाए, ये अकाउंट किस चीज का है, प्रोसेस का या वर्क इन प्रोसेस उसका पूरा नाम है जी। एंट्री क्या बनेगी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट
वर्क इन प्रोसेस या प्रोसेस टू अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री बन रही है, चेक कर लो इसको पी अकाउंट को देख के, यही बन रही है कि एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट, ये और ये एंट्री एक्चुअली क्योंकि ये प्रोसेस टू की क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो प्रोसेस टू क्रेडिट हो रहा है और अगेंस्ट अकाउंट कौन सा है, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस तो यहाँ लिखने का मतलब ये नहीं है कि एबनॉर्मल लॉस आ रहा है, एक्चुअली आपके वर्क इन प्रोसेस अकाउंट से कॉस्ट निकल कर जा रही है, आउट हो रही है, जिसकी वजह क्या है, यानी क्रेडिट साइड पे जब भी कोई कॉस्ट आ रही है तो इसका मतलब है वर्क इन प्रोसेस से निकल रही है बाहर, निकल के वो किस वजह से जा रही है, नॉर्मल लॉस बाहर हो रही है, बिक रही है स्क्रैप, एक्चुअल आउटपुट आउट हो रही है और प्रोसेस टू में जा रही है, अब नॉर्मल लॉस आउट होके कहाँ चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो इससे एंट्री ये बनती है, क्या एंट्री बनती है, अगर मैं यहाँ साइड पे एंट्री करूं, अब नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या बनेगी, जो आपने ऊपर देखा है वो जो अकाउंटिंग में आप एंट्री करते थे वही है तकरीबन, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, हाँ जी, तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री पूरा नाम है उसका, लेकिन हम लिखते होते हैं वर्क इन प्रोसेस टू अकाउंट, खाली प्रोसेस टू भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, इतना कोई टेंशन नहीं है, पूरा नाम वैसे उसका है वर्क इन प्रोसेस, जिसको आप प्रोसेस टू अकाउंट कह रहे हैं उसका पूरा नाम क्या है, वर्क इन प्रोसेस, बल्कि कई बच्चे तो हेडिंग ही वो देते हैं, वर्क इन प्रोसेस वन अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस टू अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस थ्री अकाउंट। ठीक है, प्रोसेस का पूरा नाम क्या है, वर्क इन प्रोसेस। ये एंट्री कितने से होगी, 200 रुपए से। ठीक है, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ये मूवमेंट्स क्या है, एक्चुअली वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अकाउंट कम हो रहा है, ये एसेट कम हो रहा है, और ये अब नॉर्मल लॉस एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हमने, मूवमेंट्स आपको पता होने चाहिए, ये एसेट कम हुआ है, इन्वेंट्री अकाउंट एक्चुअली ये वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अकाउंट इसका पूरा नाम है, एसेट कम हुआ है और डेबिट क्या किया है, एक्सपेंस, इसने प्रॉफिट और लॉस में जाना है, इसने कहाँ जाना है, ये जो अब नॉर्मल लॉस है ये एक टेम्परेरी अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, टेम्परेरी अकाउंट वो होता है जिसको बाद में क्लोज कर देते हैं, जिसको क्लोज करके इनकम स्टेटमेंट में पीएलएस में कहीं ना कहीं क्लोज करके लेके जाते हैं। अगर ये बिल्कुल स्क्रैप ना हो, अगर इसका बिल्कुल स्क्रैप ना दिया हो तो आपने इसे एबनॉर्मल लॉस को क्लोज करके जब पीएलएस में ट्रांसफर करना है तो उसकी एंट्री क्या होगी बताओ बच्ची, इस एबनॉर्मल लॉस को हमने क्लोज करके पीएलएस में लेके जाना है, कोई स्क्रैप वगैरह कुछ नहीं है, बताओ क्या होगी आपके ख्याल से, किसी भी अकाउंट को क्लोज करना है, एबनॉर्मल लॉस को क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है जी। ठीक है, जिस अकाउंट को क्लोज करना हो अगर वो डेबिट था पहले तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट होगा जी, नहीं मैंने कहा क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, जे तुसी वर्क इन प्रोसेस ही ले आओगे तो बेटा ये तो फिर आप वापस उसके अंदर ही उठ ही पाती है एंट्री तुसी, यानी उसको निकाल के वापस आपने प्रोसेस में डाल दिया, इसको हमने प्रोसेस अकाउंट से निकाल कर पीएलएस में लेके जाना है, तो किसी चीज को पीएलएस में भेजना है तो पीएलएस में एक्सपेंस बनाना है, तो एबनॉर्मल लॉस डेबिट था, क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट होगा 200 रुपए की कॉस्ट से, और पूरे का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा 200 की कॉस्ट से। ये एंट्री तब होगी जब आपके यूनिट्स की कोई स्क्रैप वैल्यू ना हो, पूरी सारा नुकसान आपके खाते में, यहाँ वैसे ऐसे नहीं था, यहाँ यूनिट्स का स्क्रैप दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, यूनिट्स का स्क्रैप दिया था, तो ये एंट्री हमारी यहाँ पर ये ऐसे नहीं होगी, मेरे केस में हमारे केस में ये ऐसे नहीं होगी, ये एंट्री तब होनी थी जब उसने स्क्रैप ना दिया होता। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट, ये मैं टू मेरी आदत है लिखना क्रेडिट साइड के लिए, एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस कम हो रहा है, जितने पैसे आपको रिकवरेबल है उसको स्क्रैप अकाउंट में डालेंगे, जितनी या डिस्पोजल अकाउंट भी कहते हैं इसको, स्क्रैप अकाउंट मींस रिकवरेबल अमाउंट ऑफ योर लॉस, स्क्रैप अकाउंट का मतलब क्या होता है, इतनी अमाउंट आपको लॉस की रिकवर हो जानी है, रिकवरेबल अमाउंट 40 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस था, कितने यूनिट का, और प्रोसेस टू में 1 यूनिट जब बिकता है तो स्क्रैप उसकी दी हुई थी प्रोसेस टू में, पता नहीं कितनी थी, प्रोसेस टू में 0.5 रुपीज की स्क्रैप थी। पहले मुझे ये बताएं कि ये 40 कहां से पता चला, ये मैंने यूनिट्स देखे हैं, और ये 0.5 क्या चीज है, 1 यूनिट की स्क्रैप वैल्यू है, तो टोटल लॉस कितना है,
टोटल लॉस एक 200 रुपए का था, लेकिन जो पीएलएस में ट्रांसफर होने वाला है वो 200 नहीं है, 180 बचेगा। नॉन रिकवरेबल अमाउंट है 180, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर है। ये दो एंट्रीज हैं जिन्होंने एबनॉर्मल लॉस में आना है। पहली एंट्री में हमने एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड किया, क्या किया हमने, एबनॉर्मल लॉस इज रिकॉर्डेड। दूसरी में एबनॉर्मल लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू पीएलएस, ट्रांसफर टू पीएलएस। स्क्रैप ना होती तो एंट्री क्या बननी थी, प्रॉफिट एंड लॉस टू एबनॉर्मल लॉस। अब यहाँ पे स्क्रैप है, स्क्रैप का पता कहां से चला, प्रोसेस टू की जाके देख लो डिटेल में। इसकी एक एंट्री भी हो सकती थी, आई कैप एक करता, मैं दो करता हूँ, आई कैप एक क्या करता होगा जी बताओ भी खातून, इसकी एक एंट्री बनाए तो क्या बनेगी, इन दोनों को मर्ज मुर्ज करके अगर एक एंट्री बनाना चाहे बताओ, शाबाश। डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग अच्छी आती हो जिसको, चलो अभी आप बताओ, कोई नहीं, गलत होगा तो बताएंगे। अगर इसकी एक एंट्री करनी होती, मैं ना चाह रहा होता दो एंट्री, टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा, अगर एक एंट्री करनी हो तो इसको मिला के आप एक एंट्री बना सकती है इसकी, बाकी उन्हें नहीं बोलना। जिसको एंट्री मिक्स करनी आती है उसको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आती है, ये एफआर नहीं है। जिसको एंट्री फैलानी भी आती है, समेटनी भी आती है, समेटने का मतलब है कट कुट करके जी कर सकती हो। घबरा गई कहती है पता नहीं साहब ने की पूछ लिया, नहीं इन दोनों एंट्री को मर्ज करना नहीं आता, जिसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री। कर सकते हो कंपाउंड एंट्री, बताओ बताओ बताओ, सही बता सकती हो, कोई मसला नहीं। उन उस्ताद ने ना पा दी, तेरी मेहरबानी, उस्ताद ने आपको बताया हुआ है जी, बताया हुआ ना, आती है नहीं आ रही है, जेन में नहीं आ रही। हाँ जी आपको आती है कंपाउंड एंट्री, क्या करेंगे, हाँ ये जो एबनॉर्मल लॉस है ये नेट ऑफ हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि क्लोज हो गया ना, नेट ऑफ हो जाएगा। डेबिट जितनी अमाउंट से डेबिट है उतने से ही क्रेडिट, तो ये जीरो हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट रिमूव हो जाएगा। जब ये एंट्री कंबाइन होगी तो एंट्री बनेगी स्क्रैप अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस। अगर आपको ये आपके सॉल्यूशन में एंट्री नजर आए तो सही है, गलत नहीं है, बल्कि स्क्रैप की जगह भी वो कैश लिख देते कई दफा। तो स्क्रैप अकाउंट डेबिट कितने से 20 से स्क्रैप डेबिट। अगर इसकी इकट्ठी एंट्री करना चाहें तो एंट्री क्या बनेगी, स्क्रैप अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड टू 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 का मतलब है क्रेडिट साइड पे वर्क इन प्रोसेस टू अकाउंट। मैं वैसे ये दो ही करूंगा, बाकी आप चाहें तो जितनी मर्जी शॉर्ट कर लें। एबनॉर्मल लॉस की कितनी एंट्रीज हैं, दो, वन टू रिकॉर्ड, सेकंड टू क्लोज, वन टू रिकॉर्ड, सेकंड टू क्लोज, वन टू रिकॉर्ड, सेकंड टू क्लोज। तो ये पहले की नरेशन होगी एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्डेड, दूसरे में एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज टू प्रोसेस प्रॉफिट एंड लॉस। चलो इसको देख के टी अकाउंट बनाओ, चलो शाबाश, चलो जवानों इन एंट्रीज को देख के, ये दो एंट्रीज को देख के ये अकाउंट बनाओ एबनॉर्मल लॉस का टी अकाउंट। अब ये ना कह देना ये नहीं आता बनाना, इसको देख के आपने बनाना है टी अकाउंट। एंट्री मैं दोबारा कराऊंगा आपको, अभी मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो इस अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज है, दो, सारी एंट्रीज नहीं करा रहा क्योंकि बच्चे फिर गुम हो जाते हैं उसमें जी। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं आएगा, जीरो होगा इसका बैलेंस जी। नहीं बना, बन गया एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, बन गया लेजर अकाउंट जी। सबसे पहले अब नॉर्मल लॉस को 200 से डेबिट करेंगे, 200 से डेबिट होगा, और अगेंस्ट अकाउंट क्या लिखेंगे जी, पहले अमाउंट्स लिखते हैं फिर अगेंस्ट अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस टू अकाउंट, ये पहली एंट्री आ गई। दूसरी एंट्री में अब नॉर्मल लॉस क्रेडिट है 200 से, अगेंस्ट दो अकाउंट है तो दोनों लिखें, स्क्रैप अकाउंट 20 रुपए से और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 180 से, आपका ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये जो स्क्रैप अकाउंट डेबिट हो रहा था ये रिसीवेबल की नेचर से डेबिट हो रहा है, रिसीवेबल रिकवरेबल अमाउंट, अभी रिकवर नहीं हुई, स्क्रैप डेबिट हो रहा है, ये किस्म की स्क्रैप इन्वेंट्री है,
61 रिकॉर्ड हो रहा है, जितनी अमाउंट आपको मिलनी है। बाकी ये आपका क्या शो हो रहा है, ये जो बाकी प्रॉफिट और लॉस है ये डेबिट क्यों हो रहा है, एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो रहा है। जिस बच्चे को एंट्री में यही नहीं पता चलता कि ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है। आपकी अकाउंटिंग में टोटल 5 अकाउंट है मेरा ख्याल है, 5 है जिनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे आपने। 5 कौन कौन से हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी, 3, 2 इनकम और एक्सपेंस। ये 5 अकाउंट की मूवमेंट्स होती है हमेशा। जब भी कोई चीज डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, इन पांचों में से कोई मूवमेंट हो रही होगी, ठीक है। 5, छठा कोई नहीं है। नाम जो मर्जी रखे हो, नामों की परेशानी नहीं है, नामों पे कभी नंबर नहीं करते। नंबर करते हैं क्या आप मूवमेंट ही, एसेट को क्रेडिट कर रहे हैं, पता ही नहीं आपको क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहे हैं तो क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंस नॉर्मली डेबिट होता है, लेकिन अगर एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करना हो या रेक्टिफाई करना हो तो क्रेडिट भी हो सकता है। तो ये एक्सपेंस अकाउंट क्लोज हो रहा है। चले जी आगे। ये एंट्री किस चीज की थी, एबनॉर्मल लॉस की। उसके बाद एबनॉर्मल गेन की एंट्री खुद बनाए आप जरा, इसी को देख देख के। मैंने कहा था एबनॉर्मल गेन हमेशा उल्ट होगा, एबनॉर्मल लॉस की हमेशा क्या होगा, उल्ट होगा जनाब। एबनॉर्मल गेन की एंट्री खुद बनाया जरा, उसको देख के। प्रोसेस अकाउंट को मैं ऐसे ही लगा लूं, चार्जर बंद हो जाना है लैपटॉप जी। एबनॉर्मल गेन अकाउंट जो है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट को सॉरी बनाए, और गेन अकाउंट की एंट्रीज आपने प्रोसेस अकाउंट को देख के बनानी है। क्लोजिंग नहीं करनी, पहले बनाए, रिकॉर्ड करें प्रोसेस अकाउंट को देख के। एबनॉर्मल गेन की एंट्री, वैसे तो मैंने कहा था एबनॉर्मल गेन बिल्कुल एबनॉर्मल लॉस का ऑपोजिट है। नॉर्मल क्लास में मैं पहले सारी एंट्रीज कराऊं, आपको सिर्फ पहले मैं रेलेवेंट एंट्रीज बता रहा हूं, ताकि आपको पेपर में पूरी एंट्री याद ना करनी पड़े, रेलेवेंट आ जाए। एबनॉर्मल गेन की एंट्री अगर मैं देख के करना चाहूँ तो देखेंगे एबनॉर्मल गेन कहाँ कहाँ आया हुआ था। प्रोसेस 1 की डेबिट साइड पर आया था 500 रुपए से, तो एंट्री क्या बनेगी, वर्किंग प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन। यहाँ एबनॉर्मल गेन भी टेम्परेरी इनकम है, टेम्परेरी बेनिफिट है। ये बेनिफिट के तौर पे आ रहा है कि जो हमारा नुकसान होना था नहीं हुआ, जितना हम नुकसान सोचे बैठे थे। तो वर्क इन प्रोसेस जी, एबनॉर्मल गेन की एंट्रीज क्या हैं। पहली एंट्री उसकी ये है, वर्क इन प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट एबनॉर्मल गेन क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट और एबनॉर्मल गेन क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट और एबनॉर्मल गेन क्रेडिट जी, 500 से। वर्क इन प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन, ये पहले प्रोसेस की थी। ये कितने यूनिट से वैसे, 200 यूनिट से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये 200 यूनिट थे, और मेरा ख्याल है 2.5 रुपए की थी कॉस्ट। चलो, उसके बाद इसी तरह वर्क इन प्रोसेस 3 में भी था। तो वर्क इन प्रोसेस 3 अकाउंट डेबिट टू, तो आई कैप कभी भी ये दो एंट्रीज नहीं करेगा, वो कहेगा बचा टाइम जाया कर रहा है। आई कैप इसकी कंपाउंड एंट्री करने की तरफ जाएगा। पता नहीं 70 रुपया था शायद ये, कि 630 से था, 70 यूनिट थे शायद, 9 रुपए के हिसाब से। आई कैप इसकी क्या करेगा हमेशा, कंपाउंड। और एंट्री क्या बनेगी, वर्क इन प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट 3 अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन। ये हम अपना जो ये किस्म की इनकम रिकॉर्ड हो रही है कि जो नुकसान होना था वो नहीं हुआ, ठीक है, जो नुकसान होना था वो नहीं हुआ, और वर्क इन प्रोसेस को एसेट से डेबिट कर रहे हैं जी। एबनॉर्मल गेन अकाउंट, हाँ, क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल गेन क्रेडिट। अब आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है, इसको किस पे लेके जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अगर आप इस एबनॉर्मल गेन अकाउंट को क्लोज करें और प्रॉफिट एंड लॉस में, तो एंट्री क्या होगी जी, बताएं जी। इसको क्लोज करने की एंट्री क्या होगी, जैसे एबनॉर्मल लॉस को क्लोज किया था। एबनॉर्मल गेन टेम्परेरी अकाउंट है, करो जी इसको क्लोज। कैसे करेंगे क्लोज, किसी बच्चे को आती हो एंट्री,
एबनॉर्मल गेन डेबिट क्यों होगा? खत्म कर रहे हैं, खत्म करके इसको पीएलएस की क्रेडिट साइड पे या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एज एन इनकम या अदर इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करना है पीएलएस में। तो एंट्री क्या बनेगी? एबनॉर्मल गेन डेबिट वर्क इन प्रोसेस, एबनॉर्मल गेन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अभी बीच में कोई स्क्रैप वगैरह नहीं हमने लिखा। एबनॉर्मल गेन टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये एंट्री होगी। एबनॉर्मल गेन टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये एंट्री होती अगर कोई स्क्रैप वगैरह ना होता, लेकिन स्क्रैप है। प्रोसेस 1 में भी है, प्रोसेस 3 में भी स्क्रैप है। तो ये एंट्री आपकी क्या बनेगी? एबनॉर्मल लॉस के बिल्कुल ऑपोजिट बनेगी। एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू स्क्रैप टू प्रॉफिट एंड लॉस। एबनॉर्मल गेन डेबिट टू स्क्रैप टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये बैलेंसिंग फिगर आनी है, स्क्रैप आपने रिकॉर्ड खुद करना है। एबनॉर्मल गेन को क्लोज करने के लिए डेबिट, स्क्रैप अकाउंट की इन्वेंट्री को, स्क्रैप को कम करे, ये इसड कम हो रहा है। जितना आपने स्क्रैप कहीं और डेबिट किया था उसको कम कर रहे हैं। ये एक्सपेंस, और बल्कि एक्सपेंस कह रहा हूँ, ये इनकम के तौर पर रिकॉर्ड हो रहा है जी। स्क्रैप कितने से आएगा जनाब? स्क्रैप कितना था वर्क इन प्रोसेस? प्रोसेस 1 में स्क्रैप एंट्री 2 ही है, लेकिन मसला यह है कि यहाँ 2 प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल गेन था, तो एबनॉर्मल गेन रिकॉर्डेड, एबनॉर्मल गेन क्लोज टू प्रॉफिट एंड लॉस। जी स्क्रैप कितने से आएगा को बता सके? स्क्रैप कितने से आएगा? 110 कैसे आएगा? प्रोसेस 1 का स्क्रैप होगा, प्रोसेस 1 का स्क्रैप कितना होगा? 0.2 इंटू मेरा ख्याल है कितने यूनिट्स थे उसके? 200 यूनिट से। तीसरे प्रोसेस में स्क्रैप था 1 रुपया और 70 यूनिट थे एबनॉर्मल गेन के। चेक करो, 110 आता है, वो चेक कर लेना मेरा। 0.2 इंटू 200 यूनिट्स, 1 रुपीज इंटू 70 यूनिट। ये 200 यूनिट कहाँ से है? एबनॉर्मल गेन प्रोसेस 1 में 200 यूनिट का है, प्रोसेस 3 में 70 यूनिट का। मेरा ख्याल है 110 आता है। बाकी क्या बचता है? 10 अब इसकी एंट्री करो जाके, ये तीनों एंट्री जरा उसमें शो करो, क्या नाम है, एबनॉर्मल गेन के लेजर में। चलो भाई चलो, शाबाश। वैसे ये मुझे दोनों इकट्ठी करनी चाहिए थी, ये दोनों एंट्रीज, क्योंकि ये 3 नजर आ रही है, हालांकि एक्चुअली ये 2 है। ये 2 एंट्रीज हैं। पहले एबनॉर्मल गेन को रिकॉर्ड किया, फिर उसको पीएलएस में क्लोज किया एज एन इनकम। जो नुकसान आपका होना था वो नहीं हुआ, तो आपने उसको अपनी बेनिफिट रिकॉर्ड किया। मेरा ख्याल है एबनॉर्मल गेन क्रेडिट है अगेंस्ट वर्क इन प्रोसेस 1 अकाउंट आएगा और वर्क इन प्रोसेस 2 अकाउंट आएगा। जी कितने से आएगा? 500 और 600, टोटल कितना बन गया? 1130। स्क्रैप कितने से आएगा? 110 से, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस 1020। ले जी, एबनॉर्मल गेन का भी कोई बैलेंस नहीं आएगा, एबनॉर्मल गेन का भी कोई बैलेंस नहीं आएगा, एबनॉर्मल गेन का भी कोई बैलेंस। चलो नॉर्मल लॉस का भी टी अकाउंट बना लेते हैं। वैसे मांगा तो नहीं उसने तो मांगे कौन से अकाउंट थे? प्रोसेस 1 का, प्रोसेस 2 का, प्रोसेस 3 का, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का। नॉर्मल लॉस का भी टी अकाउंट बनाए जरा। अगर नॉर्मल लॉस का टी अकाउंट बनाए तो एंट्री क्या होगी? और नॉर्मल लॉस का एक ही टी अकाउंट बनेगा अगर आपको बनाना पड़े तो। नॉर्मल लॉस कौन सा टी अकाउंट है? नॉर्मल लॉस। चलो भाई देखो, प्रोसेस अकाउंट में कहीं नॉर्मल लॉस आया है, अगर मांगा होता तो वो कैसे बनता? नॉर्मल लॉस का टी अकाउंट आखिरी बना रहे हैं, बाकी एंट्रीज कल इसकी प्रॉपर डिटेल से दोबारा करेंगे। अभी तो मैंने टुकड़ों में की है एंट्रीज। टुकड़ों में क्यों की है? ताकि रेलिवेंट अकाउंट की एंट्रीज दिखा सकूं। बाद में फिर मैं ये तरतीब से छापा लगा दूंगा सारी एंट्रीज का। आप देखें नॉर्मल लॉस कहाँ कहाँ आया हुआ है।
बल्कि पहले एंट्री बनाए। प्रोसेस अकाउंट को देख के बनती है नॉर्मल लॉस की एंट्री। क्या बनती है जनाब? हाँ जी, प्रोसेस 1 में एंट्री क्या बनेगी? मेरा ख्याल है वो बनेगी नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट 2, ये बनेगी ना, क्योंकि जैसे अब नॉर्मल लॉस की थी वैसे नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, ऑल्दो वो स्क्रैप वैल्यू से ही एंट्री होगी। तो मैं ये कंपाउंड एंट्री करने लगा हूं, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट जी। एंट्री नहीं होगी अगर स्क्रैप ना हो, अगर स्क्रैप हो तो रिकवरेबल अमाउंट से एंट्री होगी। नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, याद रखिएगा, अगर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप रिकवरेबल अमाउंट हो ना फिर होती है एंट्री, अदरवाइज एंट्री सही पड़ा आपने, नहीं होती एंट्री। अगर उसकी लॉस की रिकवरी हो तो होती है एंट्री, रिकवरी वाली एंट्री होती है, ठीक है, याद रखना। वैसे नॉर्मल लॉस की कोई कॉस्ट एंट्री नहीं है। ये एंट्री किस चीज की है? जो आपके नॉर्मल लॉस वाले यूनिट थे वो स्क्रैप होने जा रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी जनाब? नॉर्मल लॉस डेबिट 2। पहला क्या है? वर्क इन प्रोसेस। मैं वर्क इन प्रोसेस 2 की भी एंट्री कर देता हूं ऐसे ही, सारी एक ही, टाइम बचा रहा हूं। बताएं जी, क्या कहते हैं? ऐसे ही होगी एंट्री। मैंने 3 एंट्रीज नहीं की, वैसे ये 3 बननी थी, मैंने एक किया। नॉर्मल लॉस डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस 1, नॉर्मल लॉस डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस 2, और नॉर्मल लॉस डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस। पहले प्रोसेस में नॉर्मल लॉस कितने थे जी? 1300। नॉर्मल लॉस डेबिट, अच्छा अब ये नॉर्मल लॉस टेम्परेरी अकाउंट है। नॉर्मल लॉस क्या है? अब आप कहेंगे ये एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है, नहीं, एक्चुअली नॉर्मल लॉस एक्सपेंस बनना ही नहीं, बल्कि उसकी सिर्फ रिकवरेबल अमाउंट डेबिट होना है। तो ये एज अ रिसीवेबल डेबिट हो रहा है। एज अ किसके डेबिट हो रहा है? रिसीवेबल, कि हमने अमाउंट रिकवर करनी है, स्क्रैप। इसके बाद आपने नॉर्मल लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाना होता, इसको डायरेक्ट आपने इसके पैसे लेने होते हैं, तो स्क्रैप अकाउंट में फेंक देते हैं। तो नॉर्मल लॉस को क्लोज करें और इसकी जगह डेबिट क्या कर दें। तो इसकी वैसे डायरेक्ट एंट्री भी हो सकती थी, और आई कैप तो डायरेक्ट ही करता है। आई कैप कहता है जब नॉर्मल लॉस एक्सपेंस ही नहीं है तो आप उसको लॉस को डेबिट ना करें। एंट्री क्या बननी चाहिए फिर इसकी अगर इकट्ठी होती? स्क्रैप टू वर्क इन प्रोसेस, टू वर्क इन प्रोसेस 2, टू वर्क इन प्रोसेस 3। तो ये नॉर्मल लॉस की मैं 2 एंट्रीज करता हूँ, आई कैप इसकी एक एंट्री करता है, विच इज स्क्रैप अकाउंट डेबिट, जो रिकवरेबल अमाउंट है 2, वर्क इन प्रोसेस 1 टू वर्क इन प्रोसेस 2 टू वर्क इन प्रोसेस 3। फिलहाल अभी आप, मैं तो 2 ही करूंगा, क्योंकि मैं अब नॉर्मल लॉस की भी 2 करता आ रहा हूँ। मैं अब नॉर्मल गेन, इसने पीएलएस में नहीं जाना, तभी मैंने पीएलएस नहीं डेबिट किया यहाँ पे। इसने सारा स्क्रैप होना है, स्क्रैप से रिकवरेबल अमाउंट। और ठीक है, ये एंट्री किस चीज की है? रिकॉर्डेड नॉर्मल लॉस रिकॉर्डेड एट स्क्रैप वैल्यू एट रिकवरेबल अमाउंट, और ये नॉर्मल लॉस क्लोज टू पीएलएस। पीएलएस किधर नजर आ रहा है कुड़ी? ये प्रॉफिट घूम गई बच्ची, घूम गई और कहती पता नहीं की करी जाता उस्ताद। तो वर्क इन प्रोसेस 1 2 3, पता नहीं क्या आता है, कितने से आता है जनाब? 200 230 230 और 800। इसके बाद क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? स्क्रैप अकाउंट 1300 से। घर से स्क्रैप अकाउंट आपने बना के लाना है जनाब। घर से क्या बना के लाना है आपने? स्क्रैप डिस्पोजल अकाउंट है, उसमें कैश टू स्क्रैप बैलेंसिंग फिगर होगी, लेकिन बनाना आपने खुद है, बस ठीक है, टाइम खत्म हो गया। कल बाकी वो स्क्रैप अकाउंट बनाएंगे, तो मैक्सिमम अकाउंट मैंने बना दिए हैं। वैसे पेपर में ये 2 अकाउंट आते हैं आपको ज्यादातर, ये लॉस गेन की एंट्रीज आती हैं। जब भी आपसे कहेगा लॉस गेन की एंट्री करें, तो ये 2 एंट्रीज करें या 2 का एक निचोड़ कर दें। समझ आ रही है? अब नॉर्मल लॉस की या अब नॉर्मल गेन की एंट्रीज मांगेगा। इसी सवाल को जाके दोबारा करें, इसी सवाल को दोबारा क्या करें? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? और होमवर्क आपका 3 4 है, 3 और 4। मैं क्वेश्चन 5 करवाऊंगा कल। 5 आपका होमवर्क 3 और 4 है, 3 एंड 4।
घर से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्शन है, डायरेक्ट लेबर 7.2 लिखी हुई है, वो 7.2 नहीं है, 7200 है, वो गलती से 7.2 लिखी गई है। तो मसाइल होंगे इसी तरह। नीचे एफओएच में 6.8 लिखा हुआ है, वो 6840 कॉमे की जगह पॉइंट लिखे हुए हैं, तो वो करेक्ट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है अपने घर से, जितना हो जाए टूटा फूटा। नेक्स्ट टाइम हम उस पर बात करेंगे। करेक्शन मैंने कहा जहां जहां क्वेश्चन 3 में पॉइंट लिखा हुआ है वो पॉइंट की जगह कॉमा है। लेबर में 7.200 लिखा हुआ है, हालांकि वो 7200 है। एफओएच में लिखा हुआ है 6.840, एक्चुअली वो है 6.840। कल टेस्ट की डिस्कशन करेंगे, जो मसाइल होंगे आपके टेस्ट में है। जी भाईजान, ये चैप्टर वाइज टेस्ट लेने हैं। क्या नाम है भाईजान, मैं भूल गया हूँ आपका नाम। हैदर साहब, चैप्टर वाइज टेस्ट लेने हैं इनके। बच्चे कह रहे हैं टेस्ट लें, हमसे नहीं हुआ कल वाला टेस्ट, ठीक है। तो अभी तक जो चैप्टर हुए हैं कौन कौन से हुए हैं? एफओएच का, हाँ। टारगेट कॉस्टिंग सबसे लेटेस्ट किया आपने, है? टारगेट किए कि नहीं किया? तो टारगेट कॉस्टिंग और लर्निंग कर्व, ये तो है टॉपिक ना। तो टारगेट कॉस्टिंग से शुरू कर लेते हैं, बल्कि टारगेट के बाद लर्निंग कर्व किया कि पहले किया लर्निंग कर्व? बाद में किया। जो लर्निंग कर्व का टेस्ट है आपका, ठीक है। कब देना है टेस्ट? जब मर्जी ले लें। हाँ, जब मर्जी। क्या ले रहे हैं? आज क्या दिन है? बस मंडे को देना, ठीक है। मंडे को दो टेस्ट, दो टॉपिक शामिल कर लो, एक टारगेट कॉस्टिंग और एक लर्निंग कर्व। क्योंकि लर्निंग कर्व को टॉपिक नहीं है, मैंने कहा था ये एक छोटी सी वर्किंग है। तो लर्निंग कर्व प्लस क्लास टाइम में नहीं होना, क्लास के बाद होना है, वो फिर आपने उनसे राब्ता कर लेना है टेस्ट के लिए, ठीक है। कहते होते हैं लोग देते दूते कोई नहीं है टेस्ट, एक दो टेस्ट के बाद हम आपकी तरह उड़ जाते हैं सारे। तो हम ले लेते हैं टेस्ट आपसे, कोई नहीं, अगर आप देना चाहते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। हमने तो आपको सिर्फ सवाल उठा के देने हैं ना, तो बाकी करने तो आप नहीं है। तो तैयारी कर लो फिर, ठीक है। वैसे ये ना हो कि आप टेस्ट के चक्कर में को, हम तो टेस्ट ही तैयार कर रहे थे, हमने काम नहीं किया। मैं अगला क्लास वाला काम नहीं छोड़ना, कल चेक होना है काम। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है? 3 है। तो जिसने टेस्ट नहीं दिया वो टेस्ट दे दे आज, कल हम टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। चलो ओके, फिर अल्लाह हाफिज, अल्लाह के हवाले। वैसे जिन्होंने टेस्ट दिया, अगर कोई इंडिविजुअल पॉइंट पूछना है तो वो आ सकते हैं, मैं पढ़ाऊँ, अदरवाइज नहीं तो खत्म है क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज।